उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव मैदान में अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का सिलसिला जो है वो पूरी तरह से शुरू कर दिया। आगामी चुनाव के लिहाज से अगले 15 दिन काफी महत्वपूर्ण है, जिसको देखते हुए बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। और 26 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं और जहां पर वो देहरादून में पार्टी संगठन की बैठक लेंगे। उसके बाद 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। साल की शुरुआत के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पार्टी संगठन कई केंद्रीय नेताओं को भी उत्तराखंड में भेजने की योजना तैयार कर चुका है और साफ है कि हर वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की कोशिश पूरी तरह से यहां जारी है और इसके लिए अपने सभी नेताओं को चुनाव मैदान में पार्टी उतार रही है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा 5 जनवरी तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा, जिसमें हम लोग अपनी राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और इस यात्रा को एक अपार जनसमर्थन पूरे प्रदेश के अंदर मिल रहा है। वर्तमान समय में एक यात्रा हमारी कुमाऊं के अंदर चल रही है और एक यात्रा हमारी गढ़वाल के अंदर चल रही है। इस यात्रा में जो अपने विधानसभा केंद्र हैं और अपने जिला केंद्र हैं, उन केंद्रों पर अपने केंद्रीय नेता और अपने कुछ पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हमने निवेदन किया है कि उन केंद्रों में आकर के वो जनता को संबोधित करें। तो अधिकांश लोगों ने सहमति दी है और इसमें मुख्य रूप से तरुण चुग जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, नितिन गडकरी जी, अपने राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय अमित शाह जी अपने केंद्र में मंत्री हैं। इसके साथ साथ मनोज तिवारी जी, लाल सिंह आर्य जी और पड़ोस के राज्यों से जयराम ठाकुर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, ये सभी वरिष्ठ लोग इन कार्यक्रमों में रहेंगे। तो उत्तराखंड में सियासी पारा किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा, सीधे जान लेंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार यहां पर सियासी दौरे जो हैं उसका दौर शुरू हो चुका है, आने वाले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इस लिहाज से, क्योंकि लगातार कई रैलियां, कई यात्राएं बीजेपी के तमाम दिग्गज करने वाले हैं, क्या कुछ उसको लेकर जानकारियां हैं? देखिए, 10 जनवरी के बाद आचार संहिता लगने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। इसके पहले 15 दिन काफ़ी खास है उत्तराखंड के अंदर भाजपा के लिए और ऐसे में जिस तरीके से भाजपा ने कई केंद्रीय नेताओं के जो दौरे हैं प्रस्तावित कर लिए हैं, कई जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी निमंत्रण भेज के आग्रह किया गया है उत्तराखंड के अंदर चुनावी रैलियों के लिए। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो 26 तारीख को इन तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं भाजपा के अंदर और जो टिकट को लेके जो दावेदारी है और सिटिंग विधायकों के जो टिकट भी कई कटने वाले हैं, तमाम जो अटकलें हैं, इन बातों पे कहीं ना कहीं विराम लगने वाला है। 26 तारीख को एक बड़ी बैठक उनके अध्यक्षता में होने वाली है। उसके बाद जिस तरीके से अमित शाह की एक बड़ी जो रोड शो है उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर होने वाली है और इसके अलावा सहसपुर में एक बड़ा कहीं ना कहीं एक जनसभा उनका होने वाला है। 1 जनवरी को ये कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और सबसे बड़ा कार्यक्रम इसको लेके भाजपा चल रही है। दूसरी तरफ 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में पहुंच रहे हैं और दूसरी चुनावी जनसभा उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष की होगी प्रधानमंत्री की, जहां वो पूरे कुमाऊं के क्षेत्र को जिस तरीके से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे दिग्गज जो भाजपा के केंद्रीय नेता हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हों या फिर अन्य नेता हों, उनके भी कार्यक्रम जो हैं तय कर दिए गए हैं। खासतौर पर अगर हम देखें मनोज तिवारी का जो कार्यक्रम है, जो कि दिल्ली से सांसद हैं, उनके भी कार्यक्रम देहरादून के अंदर तय किए गए हैं। देहरादून के कई विधानसभा क्षेत्रों में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ हम देखें जिस तरीके से खासतौर पे पूरा जो भाजपा की ये कोशिश है कि हर तबके को साथ के चलने की, क्योंकि कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनसे सीधा सीधा जो कहीं ना कहीं बुलाने की जो कोशिश है, बाहरी राज्यों के जो लोग हैं ज्ञानेंद्र, आचार संहिता लगने से पहले ये जो 15 दिन है बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जेपी नड्डा के कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी ये भी है टिकट बंटवारे को लेकर, साथ ही जो फीडबैक
दिया जा रहा है उसको लेकर किस तरह से किस विधायक को टिकट देना है, इस पर भी जो मंथन का दौर है वो भी एक बहुत बड़ी और बहुत अहम जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। इस दौरान इसको भी लगातार आगे बढ़ाना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी है। तो कहीं ना कहीं जो ये दौर है ये काफी ज्यादा अभी रश रहने वाला है और इसके साथ ही लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज जो नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है चुनावी नया किस तरह से पार हो पाएगी? देखिए, एक बड़ी टक्कर उत्तराखंड के अंदर भाजपा और कांग्रेस के अंदर साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है और भाजपा भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि एक बार फिर उत्तराखंड के अंदर वो सरकार बना पाए। यही वजह है कि 60+ के नारे के साथ वो चुनावी मैदान में है, टक्कर जोरदार है। इसीलिए सभी जो केंद्रीय नेता हैं उनको चुनावी जो जनसभाएं हैं, रोड शो हैं, उसमें उतारने की कवायद उनकी तरफ से की गई है। दूसरी तरफ जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में भाजपा को लाना है और ख़ास तौर पे यही वजह है कि ये भी देखने को मिल रहा है कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, जो काम जिनका बेहतर नहीं है अपने क्षेत्रों में और जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है, उनका भी आकलन लगाने का जो काम है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो संभावनाएं जता जा रही हैं, जो चर्चाएं हैं कि इस बार तकरीबन 30 विधायकों से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनकी जो टिकट हैं वो कट सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लगातार चर्चा का विषय भाजपा के अंदर उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। खासतौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से 26 तारीख को जो 2 बैठकें होने वाली है, एक 12 बजे और एक 3 बजे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के वो तमाम जो पदाधिकारी हैं उत्तराखंड के अंदर उनके साथ लेंगे। जो चुनाव प्रभारी हैं, प्रहलाद जोशी सह प्रभारी हैं, उनके साथ ये बैठकें होने वाली हैं, क्योंकि जो चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उन्होंने उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में भ्रमण किया है, जनता के साथ मुलाकात किया है और जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनके साथ बैठकें की हैं और जो विधायक हैं उनके और यानी कि ये माना जाए ज्ञानेंद्र कि जो विधायक की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, ऐसे में 26 तारीख को कहीं ना कहीं उन्हें एक संदेश जो है मिल सकता है कि आखिर उनकी उम्मीद जो है वो पूरी हो पाएगी कि नहीं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अपनी नजर बनाकर रखिए क्योंकि लगातार चुनावी दौरे किए जा रहे हैं और एक के बाद एक बैठक किए जा रहे हैं, मंथन का दौर चल रहा है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इसके अलावा दून अस्पताल पहुंचकर उन्होंने कई मरीजों से बातचीत भी की है। सीएम धामी ने कल क्रिकेट मैच खेला था और उस मैच में सीएम धामी, आपको बता दें कि उनके हाथ में चोट लग गई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टरों को वो चोट भी दिखाई। इसके साथ ही सीएम 11 बनाम भाजपा का कल अभिमन्यु क्रिकेट मैदान में क्रिकेट मैच था और जिसमें सीएम धामी को क्रिकेट खेलते समय बाएं हाथ में चोट लगने की वजह से काफी दर्द हो रहा था, जिसके चलते आज वो दून अस्पताल पहुंचे। सीएम के हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है। डॉक्टर्स ने प्लास्टर पहनाते हुए 4 सप्ताह इसे पहनने की सलाह भी दी है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर में कुछ चिंताजनक नहीं है और सावधानियां बरतनी होंगी। कल ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रैक्चर होगा, लेकिन आज अभी सुबह एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया है और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा। तो कोई नहीं, छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। जो कल चोट लगी थी अपना क्रिकेट खेलते हुए और आधिकारिक दौरे पे, उस समय क्या हुआ कि उनके चोट लगने के कारण हाथ की जो छोटी उंगली होती है, जो रिंग फिंगर होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, उसकी जो बीच की उंगली होती है उसके अंदर एक माइनर सा फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर अच्छी बात यह है कि अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है, लेकिन हाथ में सूजन होने के कारण हमने उनके प्लास्टर कर दिया है। अभी वो प्लास्टर हमने कच्चा किया है ताकि सूजन उतर जाए और 1 महीने का ये प्लास्टर रहेगा। इस दौरान उनको हाथ ऊंचा रखना है, अपना हाथ की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो अपना, और 1 महीने बाद हम उनके ड्यू प्रोसेस में एक्सरेज करा के देखेंगे, जिस हिसाब से हमें पूरी उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार जिले के मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्या पाठशाला में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस और मेडिकल कैंप आयोजन में शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली के मॉडल को सही करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं करते हैं। चुनाव से पहले आप पार्टी घोषणाएं करके जनता को मूर्ख बना रही है। आगामी चुनाव में भाजपा मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब देखो भाई, जितना मेरे ज्ञान है, घोषणाएं
केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। वो तो लोगों को छलने का काम कर रहे हैं कि साहब बिजली बिल माफ़ी का गारंटी कार्ड, फ्री बस पास का कार्ड, 1000 रुपये महीना पेंशन का कार्ड। तो ये खाली ये बातों से कुछ नहीं होता है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो पहले अपने वायदे देखें। उनको आज लंबे समय से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ की हालत क्या की है उन्होंने, वो देखा जाना चाहिए। जबकि दिल्ली का अगर हम राजस्व देखें तो उत्तराखंड का जहाँ 1600-1700 करोड़ है, वहाँ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो केजरीवाल जी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर उसको हम देख लें तो सारी जो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभाओं से होते हुए आज यमकेश्वर के दुगड्डा ब्लॉक पहुंची, जहां पर यमकेश्वर के विधायक रितु खंडूरी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में सुबोध उनियाल ने कहा कि अब की बार भाजपा 60 पार होने जा रही है। जहां भाजपा को 2017 के चुनाव में 57 सीट मिली थी, अब की बार हमारी विजय संकल्प यात्रा से विरोधी पस्त हो चुके हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार भाजपा को 60 पार से जीत दिलवानी है। बहुत उत्साह है और जिस तरह से प्रातःकाल इस सर्दी में जिस तरह से लोगों ने इस संकल्प रथ का इंतजार किया, ये स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की सत्ता सौंपना चाहती है। और उसे याद है कि हरीश रावत जी के रूप में एक भ्रष्ट नेतृत्व, जिसने इस राज्य की महिमा को खंडित करने का काम किया, जिसने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, एक बार फिर वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है इस राज्य की सत्ता को कब्जाने का। दूसरी तरफ मोदी जी का ऐसा नेतृत्व जिसने देश को दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा किया और इस छोटे से राज्य को 5 सालों में 1 लाख करोड़ की मदद की। लोग चाहते हैं डबल इंजन की सरकार लगातार चले और ये राज्य उन अपेक्षाओं को पूरा करे जो अपेक्षाएं शहीदों ने इस राज्य के निर्माण से की थी। और जनता का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि अब की बार हम होंगे कामयाब निश्चित रूप से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज भगवानपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार सम्मान यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत की है और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश और काजी निजामुद्दीन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मान यात्रा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार सम्मान यात्रा की शुरुआत भगवानपुर विधानसभा से हो चुकी है और पूरा विश्वास है कि हमारी यात्रा को सभी भाइयों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और परिवर्तन की इस आंधी का नेतृत्व हरिद्वार करेगा, जिसका उन्हें पूरा विश्वास है। कि मैंने हरिद्वार सम्मान यात्रा का अपना आगाज जो है शुरुआत भगवानपुर से की है, यहाँ से की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस यात्रा को हमारे हरिद्वार के सभी भाई बहनों दोस्तों का पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इस चीज से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और परिवर्तन की इस आंधी का नेतृत्व हरिद्वार करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पिरशाली ने कहा कि ऊर्जा के नाम पर लोगों की जेब पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। तो ऊर्जा के नाम पर लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। ऊर्जा निगम कर रहा है बिजली दरों की बढ़ोतरी में तैयारी। तो ये प्रेस वार्ता में तमाम बिंदु हैं जिनको लेकर नवीन पिरशाली ने कई सवाल भी उठाए। इस बार 4% दरें बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। कुछ समय पहले आपको याद होगा जब हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे तो उन्होंने एक गारंटी दी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है और यहां बिजली बनती है, इसलिए 2022 में हमारी सरकार आएगी और इस प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। आपने देखा होगा कि सियासी हलकों में एक बड़ा भूचाल आ गया था। कांग्रेस
और भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई थी बिजली के मुद्दे पर बात करने के लिए, और उत्तराखंड की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो बिजली पर केंद्रित हो गई थी। और आप लोगों ने भी इसको खूब कवर किया था। कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने बयान दिया था कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और अपने कार्यालयों में फ्लैक्स भी लगवा दिए गए 100 यूनिट बिजली मुफ्त के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी बिजली युद्ध में कूद गए। उन्होंने भी कहा कि हम पहले साल 100 यूनिट बिजली देंगे और दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब बिजली देने की बात आई तो दोनों दल चुप हो गए। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा के सफल कार्यकाल पर विधानसभा के कार्मिकों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान योगाभ्यास की अनवरत श्रृंखला में प्रतिभाग करने वाले योगाचार्य और कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उनके सभा सत्र के दौरान 70 उपवेशन में सदन शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चला। पौड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए अब चौबट्टा खाल विधानसभा के पोलिंग बूथ का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इसमें अधिकतर पोलिंग बूथ में दिव्यांगजनों और वृद्ध मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए रैंप की व्यवस्था न होने और कई पोलिंग बूथ में बिजली और पानी की व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी ने इन्हें तुरंत ठीक करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले सभी व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने बीएलओ को आदेश दिया कि घर घर जाकर नए मतदाताओं को फॉर्म भरवाकर उन्हें वोटर लिस्ट में डालें और साथ ही अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में चुनाव है, लिहाजा सभी जिलाधिकारी इस वक्त एक्शन में हैं। उसको देखने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ और भ्रमण के दौरान मैंने यहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाकिस्तान पोलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया, रिंगवाड़ी पोलिंग स्टेशन, सुराई डांग, नौगांव खाल, राजकीय इंटर कॉलेज, चौबट्टा खाल, इनका निरीक्षण किया। निरीक्षण में सभी जगहों पर अच्छी व्यवस्था पाई गई है। कुछ जगहों पर टॉयलेट का व्यवस्था और कहीं पर रैंप की व्यवस्था जहाँ पे कमी पाया गया है उनको बनाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। साथ में जहाँ वहाँ के जो BLOs हैं इनसे भी मैंने वार्ता किया। BLO के द्वारा कुछ समस्या बताई गई है कि बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर हमको फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रचार करने में समय लगता है। उनकी सहायता के लिए फिर अन्य अधिकारी को भी नामित करने का मैंने निर्देश SDM साहब को दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके साथ ही मतदान को लेकर भी आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी और देहरादून के DM R राजेश कुमार ने गढ़वाली भाषा में संदेश जारी करके आम लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की मुहिम चलाई है। उन्होंने सभी देहरादून वासियों से अपील की है कि वो अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए जरूर जाएं। नमस्ते, प्रणाम। मी डॉक्टर R राजेश कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून, आप लोगों तक कुछ बोलना चाहूँ छे। जने कि आप तक पता है कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वालों है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी है कि हम सब लोग वोट डालने को खातिर जरूर जाए। मेरी आप सबों से एक छोटी सी अपील है कि ए बार सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। देहरादून जिले को टॉप वालू जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बना। उत्तराखंड के काठगोदाम क्षेत्र में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कोविड की पहली डोज अभी तक नहीं लगवाई थी, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम काठगोदाम पहुंची और उनके द्वारा 70 लोगों को कोविड की पहली डोज लगाई गई। इसके साथ ही सभी को कोविड जागरूक करने का काम भी किया गया और इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी लोगों को कोविड की पहली और दूसरी डोज लगाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन काठगोदाम क्षेत्र में कुछ लोगों को कोविड की पहली डोज, दूसरी डोज नहीं लगाई गई थी और ऐसे भी आज लोगों को कोविड की पहली डोज लगाई गई है। लग गई
जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी संक्रमण की दर थोड़ी सी फिर से बढ़ने लगी है, तो इसके लेकर हमें लक्ष्य दिया गया वैक्सीनेशन की फर्स्ट और सेकंड डोज को 100% करने का। इसी क्रम में हमारा काठ गोदाम का ये कलसिया नाले के ऊपर जो बसा हुआ हमारा वार्ड है, यहाँ पे कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन की सेकंड डोज भी नहीं लगवाई थी, फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई थी। तो इसी क्रम में इन लोगों को जो जागरूक करके इनका जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारी आशा बहनें हैं, हमारी एनम है और हमारे यहाँ के जो रावत जी हैं अर्बन कोऑर्डिनेटर है। हम 3 दिन से हम लोग लगभग 15 दिन से घर घर दस्तक कार्य कर रहे हैं पूरे हल्द्वानी में और इवन अन्य हमारे ब्लॉक्स में भी नैनीताल जिले में। तो घर घर दस्तक के माध्यम से हमें पता चला कि ये जो बद्रीपुरा है और आगे नई बस्ती है, वहाँ काफ़ी रेजिस्टेंट हाउसेस है। रेजिस्टेंट हाउसेस हमारे लिए बहुत एक संवेदनशील बात है, क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम साफ बना रहने वाला है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। 27 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 दिसंबर को प्रदेश के कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 तारीख दिसंबर की हो गई है, तो मौसम साफ ही चल रहा है, शुष्क चल रहा है और आगे 4 से 5 दिन भी करीब करीब मौसम जो है साफ ही रहने वाला है। जहाँ तक तापमान की बात है, तो जो न्यूनतम तापमान है वो जो हमारे प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट से मैदानी क्षेत्र के जनपद हैं, जिसमें कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर जो है न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड वेव कंडीशन है, शीत लहर वाली जो स्थिति है, वो करीब अभी 1 से 2 दिन और भी जो है वो